आप सबको मेरी नमस्ते। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं। कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है। हरियाणा का एक शहर पड़ता है करनाल। करनाल का रहने वाला अंकित, जो अपने परिवार में सबसे ज्यादा लाडला था, चाहे उसका बड़ा भाई हो वो भी काफी उससे प्यार करता था और अपनी भाभी से भी काफी प्यार पाता था। और एक उसकी बड़ी बहन थी, वो भी यहाँ पर शादीशुदा थी। अब इसके माता पिता ये कहते थे कि बेटा, अगर तूने कोई लड़की पसंद कर रखी है तो हमको बता दे, नहीं तो बोल, हम कोई तेरी लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ कर तेरी शादी कर दें। और अंकित हमेशा यही कहता था कि पापा 1 साल रुक जाओ, पापा 6 महीने रुक जाओ, अभी मेरी कॉलेज का ये काम है, अभी मेरा ये काम है। इस तरीके से काफी ज्यादा टाला मटोली करता था। तो अंकित के पापा एक ही बात कहते थे कि बेटा, ऐसा तो है नहीं कि तू इतना पढ़ लिख जाएगा तो हमने कोई तेरे से नौकरी करवानी है। अपना कारोबार संभालो, वैसे ही उसमें बंदे कम हैं, एक तू भी बढ़ेगा, चलो जी हमारे कारोबार को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। तो यहाँ पर अंकित ये कहता है कि पापा, अभी मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, अभी तो समझ लो मुझे पूरा भारत घूमना है। तो इसके पापा कहते थे कि बेटा, पहले ये बता, तूने कौन सा कोना ऐसा छोड़ा है घूमने को, कौन सा रह गया है। और अंकित की भी एक बड़ी अलग ही तरह की आदत थी। अगर वो केदारनाथ गया है तो वहां से कोई ना कोई ऐसा पत्थर उठा के लाएगा और अपने घर में शो पीस की तरह उसको रखेगा। और कोई भी गेस्ट आएगा तो उनको बोलेगा कि ये पत्थर मैं केदारनाथ से लाया था। अगर वो वैष्णो देवी गया है तो वहां से कुछ ना कुछ लेकर आएगा। अगर वो भाई कहीं भी भारत के दूसरे कोने में या विदेश के दूसरे कोने में घूमने गया तो कुछ ना कुछ वहां से लेकर जरूर आता था। तो यहाँ पर अंकित के पापा ये कहते हैं कि बेटा, तू ये बता दे कब करेगा शादी। अब यहाँ पर अंकित कह देता है कि पापा, चलो ऐसा है, तुम लड़की ढूंढना शुरू करो, अगर मुझे पसंद आई तो मैं भाई शादी के लिए हाँ बोल दूंगा, नहीं पसंद आई तो मेरी तरफ से ना है। अब इसके पिताजी ने अपने जो भी इनका ब्राह्मण था, शादियां वगैरह करवाने वाला, विचोलिया कह लो, उसको बुलाते हैं और वो विचोलिया 5-6 फोटो लेकर आता है। तो यहाँ पर अंकित विचोलिए से ये कहता है कि देखो भाई, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी तरह हो, घुमा फिरी को काफी पसंद करती हो, और ऐसा ना हो कि घर में ही 4 दीवारी में कैद मुझे भी बनाकर रख दे। तो यहाँ पर जैसे ही वो विचोलिया फोटो निकालता है और ये कहता है कि ये रूहानी नाम की लड़की है और काफी ज्यादा हंसी मजाक वाली है और परिवार भी काफी ज्यादा अच्छा है, अंकित तुम्हारी मीटिंग में इससे करवा देता हूँ। अब जब अंकित देखता है यह लड़की तो काफी ज्यादा सुंदर है, और इससे अगर चलो बात चलाकर देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। एक होटल में इन दोनों की बात करवाई जाती है और अंकित भी बोल देता है कि देखो जी, मुझे ऐसे ऐसे शौक हैं। तो यहाँ पर रूहानी कहती है ये तो अच्छी बात है, अगर आप जाओगे तो मुझे भी ले जाना घूमने के लिए, मुझे भी घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इनमें यही बातचीत होती है, हंसी मजाक होती है। तो यहाँ पर विचोलिया फिर बाद में पूछता है, भाई बताओ क्या फैसला है। यहाँ पर अंकित कह देता है जी, मुझे लड़की पसंद है। और इसके बाद क्या होता है, 3-4 महीने के अंदर काफ़ी धूमधाम से अंकित की यहाँ पर शादी हो जाती है। अब अंकित ये कहता है कि पिताजी, मेरा मन कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ राजस्थान का टूर बनाऊं। तो यहाँ पर अंकित के पिताजी ये कहते हैं कि बेटा, लोग मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, पहाड़ों की तरफ जाते हैं, तू तो राजस्थान जा रहा है। तो अंकित का ये कहना था कि पापा, इस समय देखो नवंबर का महीना चल रहा है, इतनी ठंड में पहाड़ जाकर करना ही क्या है। अब जब बगल में राजस्थान है तो मैं भाई पूरा घूमूंगा, चाहे वो खाटू श्याम का मंदिर हो, चाहे मेहंदीपुर बालाजी हो, चाहे जयपुर की पिंक सिटी हो, मैंने पूरा विजिट करना है। और फोन कर कर हमको परेशान मत करना कि जल्दी से घर आ जाओ। यहाँ पर उसके पापा भी हंसे कि बेटा, शादी होते ही तू तो भाई धार्मिक भी हो गया कि मेहंदीपुर बालाजी खाटू श्याम,
चल भाई अच्छा है, और तू अपनी गाड़ी पकड़ और सीधा चला जा भाई घूमने, तेरे को कोई भी नहीं रोक टोक है। अब यहाँ पर अंकित को जो गाड़ी दहेज में मिली थी, गाड़ी में ही सारी पैकिंग शुरू हो जाती है और ये सीधा पहुंचते हैं मेहंदीपुर बालाजी। वहां पर इनके अच्छे से दर्शन हुए, किसी ने कह दिया जी चोटी वाला मंदिर है, आप वहां भी होकर आओ। इन्होंने वहां भी दर्शन किए, उसके बाद खाटू श्याम पहुंच गए, उसके बाद इन्होंने जयपुर भी अच्छे से घूमा और उसके बाद इनका मन में क्या आया, चलो जी जैसलमेर चलते हैं, इस समय तो नज़ारे ही कुछ और होंगे। इन्होंने अपनी गाड़ी जैसलमेर के लिए भी दौड़ा दी, वहां की रेत में ये भागे दौड़े। अब उसके बाद जैसे ही ये वापसी को होने को हुए तो इन्होंने ये सोचा कि भाई जयपुर तो काफी मामला दूर हो जाएगा, बीच का एक स्टेशन पड़ रहा है अमन बाग, हम वहां पर स्टे करेंगे एक अच्छे से होटल में कमरा लेकर, क्या कहती हो रूहानी? रूहानी ने कहा जैसा तुम्हें सही लगे तुम वैसा कर लो। अब ये अमन बाग में आए हैं और अपना होटल में एक कमरा लिया, बढ़िया से इन्होंने वहां पर स्टे किया, रात रुके। अब ये जैसे ही सुबह हुई है, वेटर वगैरह आए अंदर इनको चाय पानी देने। अब ये वेटर से कहता है कि बेटा जरा इधर आ। अब वो वेटर जैसे ही इसके पास आया कि हाँ जी सर बताइए क्या आपकी मैं सेवा कर सकता हूँ, तो यहाँ पर अंकित का ये कहना था कि भाई ये बता इस एरिए के अगल बगल कोई अच्छी सी घूमने की जगह हो तो मुझे बता, मैं यार यहाँ पर घूमना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो वेटर कहता है कि भाई यहाँ से भानगढ़ किला लगभग 12-1 किलोमीटर की दूरी पर है सर, अगर आप वहाँ जाओ तो आपको मजे आ जाएंगे। तो इस पर रूहानी कहती है कि मैंने वीडियो में भी देखा है भानगढ़ किले के बारे में काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड बताया जाता है। अब ये जब हॉन्टेड बात सुनता है तो अंकित काफ़ी तेज हंसता है कि रूहानी तुम भी कैसी बातें करती हो, आज के दौर में हॉन्टेड कुछ नहीं होता, ये लोगों ने अफवाह फैला रखी है, गूगल पर उल्टे सीधे आर्टिकल लिख दिए, लोगों ने सच मानना शुरू कर दिया। कुछ वहां पर यूट्यूबर चले गए, उन्होंने अनाप शनाप वीडियो बना दी और उस अच्छी खासी जगह को भूतिया कर दी। अब तो भाई मैं वहां पर जरूर जाऊंगा, रूहानी क्या बोलती है, चलें घूम कर आए। अब वेटर ने भी 4 चांद लगा दिए, अरे सर मजे से जाइए, आप आधे पौने घंटे में वहां पर अपनी गाड़ी से पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर रूहानी बोली कि अरे अभी तो पूरा दिन पड़ा है, अभी समय देखो 11 बजे का है, ठंडे टाइम चलेंगे शाम के 4 बजे। अब यहाँ पर जैसे ही 4 बजते हैं अंकित और रूहानी चले जाते हैं भानगढ़ के किले में। अब ये जैसे ही पहुंचे हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इनको शांति मिली, ऐसा लगा जैसे भाई इससे तो अच्छी कोई जगह ही नहीं। अंकित बोला कि देख रूहानी लोग कितने पागल हैं, इतनी प्यारी सी जगह को हॉन्टेड बोलते हैं, चलो आओ अंदर हम विजिट करते हैं, जरा देखते हैं भानगढ़ का किला कैसा है। अब ये दोनों जने उस किले में हैं, ना तो इनके कोई बंदा दाएं दिख रहा है ना तो बाएं दिख रहा है, और ये घूमते टहलते किले के इतना अंदर पहुंच गए। अब जैसे ही ये अंदर खड़े हुए हैं एक तरफ को देख रहे थे तो पीछे से एक आदमी और एक औरत भागते हुए दिखे, और वो औरत चिल्लाती हुई आवाज में ये बोली कि मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगा। रूहानी बोली देखना वो आदमी लगता है उसका पति होगा या क्या चक्कर है, किस तरीके से उस औरत के पीछे भाग रहा है। अब यहाँ पर अंकित ने कहा कि चलो जी उसकी मदद करनी चाहिए। अब ये जैसे ही पीछे को गए हैं तो भाई साहब इधर से चढ़े फिर ऊपर को किले के चढ़े, अगर आप गए होगे तो आपको पता होगा। और वो करते क्या है, ठीक भाई साहब पहले तो वो औरत नीचे को कूदती है किले की बैक साइड से, उसके बाद आदमी भी कूदता है और नीचे उनकी अवस्था ऐसी थी जैसे वो मृत पड़े हुए हों। अब यहाँ पर अंकित और रूहानी की काफी ज्यादा सांस फूल लगी कि भाई ये क्या मामला हो गया, अगर हम पुलिस को ना बताएं कल को कोई केस हो गया तब भी हम फंसे, अगर हम बता दें तो तब भी हम फंसे। और काफी
ज्यादा इनके चेहरे पर पसीना। अब ये जैसे ही किले से आए हैं नीचे उतरते हुए दबे पांव से, और इन्होंने जब किले के पीछे देखा है तो यहाँ पर कोई भी नहीं। अब यहाँ पर अंकित और रूहानी ने ये सोचा कि भाई हमने अपनी आंखों से दिन के उजाले में देखा है, इस यहाँ पर 2 जने गिरे पड़े थे और ऐसा लग रहा था कि वो लोग मर गए, लेकिन अब वो लोग गए तो गए कहाँ। यहाँ पर रूहानी बोली कि अंकित ऐसा करो, अब हम यहाँ से चलते हैं, मुझे भाई अब लग रहा है हल्का हल्का डर। अब अंकित बोला यार चिल कर यार, इतनी टेंशन की कोई बात नहीं, अगर भाई कुछ होता तो कुछ मामला था, अब तो देख दाएं बाएं कुछ भी हमें दिख नहीं रहा। अब ये फिर रूहानी उसका हाथ पकड़ती है कि भाई अगर तुम मुझे कुछ समझते हो तो चलो जल्दी से यहाँ से। तो अंकित क्या कहता है कि देख रूहानी, यहाँ से चलेंगे क्या पता दोबारा यहाँ पर हमको आना है नहीं आना, यहाँ से मैं कुछ न कुछ उठा कर लेकर चलता हूँ। और अंकित उस किले में थोड़ा सा घूमता हुआ आगे पीछे को हुआ तो एक जगह से किला थोड़ा सा टूटा हुआ था, तो अंकित ने ये सोचा कि एक ईंट ही इसकी उठाकर मैं अपनी गाड़ी में रख लूं, अगर कल को कोई पूछेगा कि भाई ये ईंट कहाँ की थी, जी ये तो भानगढ़ किले की थी, जो सब लोग इसको भूतिया कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये ईंट अपनी डिग्गी में रखते हैं, अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और ये अपना होटल के लिए निकल जाते हैं। अब ये जैसे ही होटल में गए हैं और इन्होंने अपना अच्छे से खाना पीना खाया और लगभग इनको 11 साढ़े 10 बज गए यहाँ पर सोते हुए। अब ये अंकित क्या हुआ, अपना एक अलग रजाई ली, वो अपना सो गया इधर, रूहानी अपना लेटी हुई है रजाई में, लेकिन रूहानी के दिमाग में भानगढ़ का किला ही चल रहा था और ये सोच रही थी कि भाई वो आदमी और औरत गए तो गए कहाँ, भैया खुली आंखों से देखा है किस तरीके से वो आदमी उस औरत के पीछे भाग रहा था। लेकिन चलो जी कोई बात नहीं, यही सोचते सोचते उसकी रूहानी की कब आंख लग गई रूहानी को भी पता नहीं चला। जैसे ही यहाँ पर अभी 1 घंटा मुश्किल से बीता होगा, 12:30 बजे का समय रहा होगा, तो रूहानी की एकदम से आंख खुलती है। तो रूहानी क्या देख रही है कि जो कमरे का गेट है, दरवाजा है, जो अंदर से लॉक कर कर हर आदमी सोता है होटल के, वहीं पर ही स्विच लगे हुए हैं और वहीं पर ही एक आदमी और एक औरत खड़े हुए हैं, और ये वही आदमी और औरत दिख रहे थे जो इनको भानगढ़ के किले में नजर आए थे। अब यहाँ पर रूहानी अंकित को उठाए, अंकित 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 देखो देख, ऐसे हकलाती हुई उसकी आवाज ना आए कि अंकित देखो वही आदमी और औरत हमारे कमरे में है। अंकित कहता क्या है, सोने दे भैया, कल सुबह घर भी जाना है। अब अंकित जैसे ही उठता है, हाँ भाई बताओ क्या समस्या है। अब जैसे ही अंकित की नजर पड़ी है तो अब यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा हुआ। तो यहाँ पर अंकित बोला भाई रूहानी क्या मजाक, तूने मजाक का मूड बना रखा है क्या, देख रात के 12:30 बज गए हैं, कल भैया पूरे दिन मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी, तब तो हम घर पहुंचेंगे, और भैया सो जा, मजाक मत कर मेरे साथ। अब यहाँ पर रूहानी टेंशन में कि अभी तो मैंने देखा था इनको, ये दोनों जने यहाँ खड़े थे लेकिन अब नहीं है, चलो कोई बात नहीं। रूहानी क्या करती है, इस तरीके से रजाई खींचती है और अपने पूरे सिर तक ढक कर दबा कर अपने सिर के नीचे और सोने की कोशिश करती है। अब रूहानी को क्या महसूस हो रहा है कि हल्के हल्के उसकी रजाई कोई धीरे धीरे यहाँ पर खींच रहा है। अब फिर से अंकित को बोलती है कि अंकित ऐसा है, तुम मेरी रजाई मत खींचो भैया, मेरे को सोने दो। अब यहाँ पर अंकित ये कहता है कि मैं तेरी रजाई क्यों खींचूंगा भाई, मेरी रजाई अलग है और तू ऐसा है मजाक करने के मूड में है, तो भाई मुझे उसमें इंक्लूड मत कर, मुझे आ रही है काफ़ी ज़्यादा नींद। अब ये जैसे ही रजाई थोड़ा सा और नीचे कर कर देखती है तो इस बार क्या है, वही जो आदमी औरत थे, इस बार आदमी ना दिखे, एक बच्चा दिखे इसको और साथ में वही औरत खड़ी हुई दिखे। और ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि बहुत ज़्यादा
ज्यादा डरावनी हो, भूत प्रेत वाली शक्ल हो, इसको डरा रही हो, लेकिन हाँ घूर कर इसको देख रही थी। और एक बात तो रूहानी के दिमाग में ये भी आई कि भाई ये सब सीन चल क्या रहा है, ये हमारे कमरे में कैसे आ गए। अब यहाँ पर इसने सोचा कि मैं उठाऊं ना उठाऊं, और थोड़ी देर का क्लिक था तो यहाँ पर वो जो आदमी औरत थे फिर से एकदम से अदृश्य रूप में कहीं ना कहीं गायब हो गए। यहाँ पर रूहानी ने फिर अपना रजाई ओढ़ी है और अपना सोने की कोशिश करी कि हे भगवान, अब ना मुझे ये लोग दिखें, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जैसे ही इस घंटा आधा इसका बीता है और एकदम से इसको ऐसे लगा हो फिर से किसी ने रजाई मेरी बड़ी जोर से खींची। अब यहाँ पर क्या है, वही बच्चा दिख रहा है, वही औरत दिख रही है और ये उनको देख रही है, मुंह से कोशिश कर रही है आवाज निकालने की, लेकिन इसकी आवाज निकल नहीं रही। और जो इसको दिख रहा है कि जो बच्चा था पहले तो इसके सामने खड़ा था, वो धीरे से जैसे ही नीचे बैठा है और इसने इस तरीके से रजाई में हाथ किया, लेकिन जब वो हाथ बच्चे से हटकर किसी आदमी का इसको दिखा है तो यहाँ पर ये काफी तेज चिल्लाई। जब वो चिल्लाई है तो एकदम से अंकित उठा, बोले क्या हो गया। तो यहाँ पर रूहानी कहती है कि ऐसे ऐसे मुझे वो लोग दिखे। अब जब इतना चिल्लाई तो होटल का स्टाफ भी आया, क्योंकि भैया तगड़ा होटल था। उन्होंने वहाँ पर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कुछ एक दवाई दी कि हाँ भाई ये दवाई इनको खिला दो। अब जब दवाई यहाँ पर हो गई तो यहाँ पर अंकित ने ये सोचा कहीं यार ऐसा तो नहीं है हम भानगढ़ के किले में गए हैं, कोई समस्या हमारे पीछे आ गई। वैसे मैं तो इन सब चीज़ों पर विश्वास करता नहीं हूँ। अब यहाँ पर होता क्या है, अंकित ने उसी स्टाफ से पूछा, वहाँ के जो भी नाइट में मैनेजर रुकता था, कि भाई साहब यहाँ पर कोई भानगढ़ किले में या इधर उधर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है। तो उन्होंने एक ही बात अंकित को चिपका दी कि भैया ये सोशल मीडिया की बातें फैली हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं और आप बिल्कुल वहम मत रखो, या ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब काफी ज्यादा अंकित को यहाँ पर समझाया गया। और पीछे मैनेजर के एक वेटर भी खड़ा था, वो काफी हैरत भरी अंकित की तरफ देख रहा था जब मैनेजर से अंकित की बात हो रही थी। अब वो मैनेजर तो समझा कर चला गया और उसी वेटर से कहा कि जरा साहब का ध्यान रखना, किसी चीज की भी जरूरत हो तो भाई तुरंत इनकी हेल्प करना। अब वो जैसे चला गया और वो वेटर ये कहता है कि सर एक बात मैं आपको बताऊं, देखो इनका है होटल तो ये तो बात खोलेंगे नहीं, वो वाकई ही जगह बड़ी भारी है। अब जैसे ही सुबह हो आप घर जाने के बजाय किसी भी बालाजी के मंदिर में चले जाना, या अगर आप वो वहाँ ना जा पाओ तो एक बार सीधा मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, नहीं तो ये समस्या आपके साथ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर अंकित ने उसकी बात सुनी, कुछ उसने अब भाई क्या उसके मन में आया। अब यहाँ पर जैसे ही सुबह के 5-4-1 बजे हैं और अंकित को शौक ये था कि भाई सुबह रनिंग करने का, क्योंकि जो कॉलेज में पढ़ता था तो ये स्पोर्ट्स का भी मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा शौकिया था। अब ये जैसे ही होटल से बाहर निकला है अपना पूरा सूट वगैरह पहनकर, जूते वगैरह पहनकर रनिंग के लिए, अब ये उसी साइड को बढ़ा है भानगढ़ के किले की तरफ, जो इस होटल से लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर था। अभी मुश्किल से आप ये लगा लो 25-30 कदम इसने रनिंग करी होगी, तो ठीक सामने एक इसके भाई साहब काफी स्पीड से ट्रक निकला है हॉर्न बजाते हुए, और इसका मुंह ऐसे हुआ है। और जब इसने मुंह अपना सीधा किया तो इसको क्या लगा कि भाई सामने भानगढ़ का किला है, और काफी वहां से आवाजें आ रही हैं कि अंकित इधर आ जा, अंकित इधर आ जा। और ये जब देखे और महसूस करे कि भाई मैं यार यहाँ तक आ गया, और वो भी कैसे कैसे, अब मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे। और ये ठीक थोड़ा सा भानगढ़ के किले से मुड़ता हुआ सड़क पर आया, और इसके कान में आकर पता नहीं हल्का सा किसी ने बोला कि अंकित
तुम अब कहीं नहीं जा सकते। इतना कहा है तो फिर से भाई कोई गाड़ी निकली है। एकदम से लाइटें उसके अंकित के मुंह पे पड़ी और काफी तेज हॉर्न बजाया और उस गाड़ी ने बिल्कुल इसके आगे रोका और ये कहा कि भाई साहब रनिंग करनी है तो साइड में करो, बीच रोड में क्या कर रहे हो तुम खड़े होकर। अब जब अंकित को फिर से जो एल्यूजन हटा उसका और ये देखा कि यार ये मेरा होटल तो यहाँ पर है और ये भाई मेरे को अभी भानगढ़ का किला दिखा, ये सब चल क्या रहा है मेरे साथ और ये हमारे साथ हो क्या रहा है। अब यहाँ पर अंकित अपने कमरे में गया और रूहानी अभी भी सो रही थी, क्योंकि जो डॉक्टर ने नींद की दवाई कह लो कुछ भी कह लो उसको उठाता है और अपना कपड़े शपड़े ये बैग में रखते हैं और रूहानी से ये कहते हैं कि भैया यहाँ से चलो। और एक गलती यहाँ पर अंकित से हो चुकी थी कि उस वेटर ने ये कहा था कि भैया घर मत जाना, सीधा किसी हनुमान मंदिर में गाड़ी को लेकर जाओ या तुम मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ। और ये भाई साहब सीधा गाड़ी अपने घर के लिए दौड़ा देते हैं और जैसे तैसे ये अपना शाम को घर पहुंचे। उस रात तो इनके साथ कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही अगली रात हुई है, अब यहाँ पर रूहानी फिर अपने कमरे में सो रही थी तो फिर से ठीक वही औरत और आदमी रूहानी को दिखे हैं और इस बार काफी ज्यादा खूंखार हालत में रूहानी के सामने आए और दोनों जने इस तरीके से हाथ करते हुए कि आज तो तुझे मार देंगे। फिर से यहाँ पर रूहानी चीखी कि हाँ भाई मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार देंगे। और यहाँ पर पूरा परिवार इनका इकट्ठा हुआ और अंकित ने सारी बात बताई तो यहाँ पर अंकित के भाई ने भी झाड़ा कि अरे बेवकूफ, इतनी सारी जगहें छोड़कर तुम्हें वही जगह मिली थी घूमने की। इतना उसको कहा, उसके पिताजी ने भी झाड़ा, लेकिन उसके पिताजी की थोड़ी जानकारी तगड़ी रहती थी भाई पंडितों से भी, तांत्रिक से, क्योंकि ये गांव के रहने वाले थे और गांव में इनकी जमीनें वगैरह भी काफ़ी थी। तो इनके पिताजी ने अपने गांव में फ़ोन लगाया, कोई भाई इस तरीके का उतारा करना जानता हो तो बताओ। अब इनके गांव में ही एक पंडित मिला जो इस तरीके के उतारे भी करता था और उस पर भैरव बाबा की सवारी भी आती थी। अब ये जैसे ही रूहानी और अंकित पहुंचे हैं उनके सामने और ठीक रूहानी को बैठाला और अंकित को बैठाला, जैसे ही भैरव बाबा की सवारी आई है तो उन्होंने ये कहा है कि भाई साहब इनको एक तो लगा है छल, छल यानी कि छलावा, जो एक प्रेत शक्ति होती है और वो इनके साथ इसलिए पीछे तक आ गई, इन्होंने वहां से कुछ ना कुछ उठा कर लाए हो। तो यहाँ पर अंकित के पिता ने ये बोला कि भाई क्या उठा कर लाया है उसके लिए से बता सच सच। अब जब इतना कहा है तो यहाँ पर रूहानी कहती है कि पापा ये वहां से एक ईंट उठा के लाए हैं। अब ये जब इतना सुना है तो उसके पापा ने कहा सत्यानाश हो तेरा, क्या भैंच पागल है, दो तीन गालियों का भी प्रयोग किया। तो अंकित ने ये कहा कि बाबा जी अब तो क्षमा कर दो, मैं ले आया हूँ। तो यहाँ पर फिर जिन पर भैरव की सवारी आती थी उन्होंने ये कहा कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से घर बाद में जाना, पहले भानगढ़ के किले में जाओ, जहां से ईंट उठाई है वहीं पर ईंट वापस रख कर आओ और वहां पर हाथ जोड़कर माफी मांगना और ये कहना कि जो भी चीज हमारे साथ यहाँ तक आई है आपका स्थान यही है, आप यहीं रुको। और सेम टू सेम अंकित ने वही किया। उसके बाद फिर उसी बाबा ने इनको भाई धागा बना कर दिया और ये कहा कि 21 दिन तक ये धागा ना अंकित तू उतारना, ना बेटा ये धागा रूहानी उतारेगी। और 21 दिन के बाद भी इनको ऐसी कोई एक्टिविटी महसूस नहीं हुई और जो धागा उतारा बहते पानी में छोड़ा। और ये पूरा इंसिडेंट मैं आपको बता दूं कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये इंसिडेंट इनके साथ हुआ है सन 2022 में।
फ्रेंड्स, ये छोटा सा आर्टिकल अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यारा सा कमेंट करो कि ये आर्टिकल आप कहाँ से देख रहे हो। बाकी मिलते हैं फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।